स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। वोटर वेरिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसी टिप्पणी कर दी है कि चुनाव आयोग की नींद ही उड़ गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आपने मतदाता सूची में संशोधन का जो समय चुना है वह चिंताजनक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संशोधन प्रक्रिया के सत्यापन से बाहर रखना बहुत ही चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि यदि विशेष सूचना रिपोर्ट यानी कि SIR का उद्देश्य नागरिकता सत्यापित करना है तो फिर यह प्रक्रिया इतनी देर से शुरू क्यों हुई है और इसे चुनाव से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वोटर वेरिफिकेशन की ये कवायद संविधान के दायरे में है और व्यवहारिक भी, लेकिन ये कार्य बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले ही क्यों शुरू हुआ है। जब कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसे पहले शुरू किया जाना चाहिए था ताकि मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े। जहाँ बिहार में मतदाता सूची में किए जा रहे संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सवाल उठे और कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आपने मतदाता सूची में संशोधन का जो समय चुना है वह चिंताजनक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संशोधन प्रक्रिया के सत्यापन से बाहर रखना बहुत ही चिंताजनक है, यानी कि आधार कार्ड को इसमें शामिल करना चाहिए। आधार कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि यदि विशेष सूचना रिपोर्ट यानी कि SIR का उद्देश्य नागरिकता सत्यापित करना है तो ये प्रक्रिया इतनी देर से क्यों शुरू हुई है और इसे चुनाव से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है। दोस्तों श्रावणी मेला आज 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है। बड़ी संख्या में बाबा भोलेनाथ के भक्त आज कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। भीषण गर्मी के बीच पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज से बिहार के 26 जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बिहार के इन जिलों में आंधी तूफान, मेघ गर्जन और फिर बारिश होने की भी उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने अपडेट में बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जिले में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने के साथ साथ वज्रपात और मेघ गर्जन की भी संभावना है। जब मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 9 जुलाई को आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल सहित बिहार के 19 जिलों के एक या फिर 2 जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम सिस्टमों की स्थिति को देखते हुए आज भी मौसम शुष्क और फिर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। दोस्तों बिहार में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया है और साथ ही साथ ये भी खुशी की बात है कि तीनों बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। मामला बिहार के बेगूसराय के मुंगेरीगंज स्थित अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। 3 बच्चों में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। जहां हरदिया गांव निवासी भीम शाह की पत्नी ज्योति कुमारी को गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया था। जब डॉक्टर कृष्ण कुमार और फिर उनकी टीम ने जटिल ऑपरेशन करके तीनों बच्चों को सुरक्षित जन्म दिया है। वहीं पर शुरुआत में एक नवजात की स्थिति नाजुक थी, लेकिन समय पर इलाज से अब वह पूरी तरीके से स्वस्थ है। फिलहाल मां और फिर बच्चों को पूरी तरीके से स्वस्थ, सुरक्षित और फिर शिशु रोग विशेषज्ञों की निगरानी में है। परिजनों और फिर डॉक्टरों का कहना है कि ये घटना न केवल एक दुर्लभ चिकित्सा केस है बल्कि अद्भुत भी है। अस्पताल में आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में इस अनोखी घटना को जानने और फिर नवजात को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों बिहार सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के 16 शहरी निकायों में 100 पिंक टॉयलेट बनाने की मंजूरी दी है। ये टॉयलेट सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे, जहां साथ ही महिलाएं ही इनका संचालन करेगी। ये पिंक टॉयलेट गया जी, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, पूर्णिया समेत अन्य शहरों में प्रमुख स्थानों के पास बनाए जाएंगे। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर उत्पीड़न एवं हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने और फिर उन्हें स्वास्थ्य बनाए रखने के उद्देश्य से सुरक्षित एवं निजी स्वच्छता सुविधाओं से युक्त पिंक टॉयलेट उपलब्ध कराने की पहल की गई है। यह स्वच्छ भारत अभियान शहरी 2.0 के तहत 10 नगर निकायों में 70 सीटों की पिंक टॉयलेट की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार के बजट से 6 नगर निकायों में
30 और पिंक टॉयलेट बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बताया गया है कि पिंक टॉयलेट गया जी, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, पूर्णिया, सासाराम, सीतामढ़ी, राजगीर, बोधगया, सुल्तानगंज, भभुआ, बहरिया, बक्सर, जाले, सिंहवाड़ा, कमतौल, अहियारी और देव में बनाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कई इलाकों में आधार कार्ड को प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, तो किसी इलाके में अधिकारी आधार कार्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, या सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया गया है कि प्रमाण पत्र के रूप में वोटर कार्ड, राशन कार्ड और फिर आधार कार्ड भी शामिल करें। हालांकि आधार कार्ड में साफ रूप से लिखा हुआ है कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। वहीं पर भारत में रहने वाले लगभग हर व्यक्ति के पास आज आधार कार्ड है। ये 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में जब नागरिकता से जुड़े हुए मामले जैसे कि NRC और फिर CA पर बहस तेज हुई है, तब बार बार ये सवाल उठाया गया है कि क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है। इसने आम जनता के मन में भ्रम और फिर कई सवाल जरूर खड़े किए हैं कि अगर ये नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर इसका उपयोग आखिर क्या है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दूं कि UIDAI ने बार बार स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये केवल पहचान और पते का प्रमाण है। आधार बनवाने के लिए भारत में न्यूनतम 182 दिन रहने का प्रमाण होना चाहिए, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए इसे कहीं अधिक कानूनी मापदंडों को पूरा करना होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में 6 महीने से अधिक समय में से रह रहा है, वह भी आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है, चाहे ऐसे में ये नागरिकता का वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता। वहीं पर भले ही आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन ये भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला सरकारी पहचान दस्तावेज बन चुका है। आम जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आधार इतना व्यापक रूप से मान्य और फिर आवश्यक दस्तावेज बन चुका है, तो इसका नागरिकता से संबंध क्यों नहीं जोड़ा जाता है। वहीं पर विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करना संवैधानिक और फिर कानूनी तौर पर संभव नहीं है। यह नागरिकता एक संवैधानिक दर्जा है, जबकि आधार केवल डिजिटल पहचान पत्र है। दोस्तों, बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में दुगुना बढ़ोतरी की तैयारी है। जहां अभी कचहरी सचिव को प्रतिमाह 6,000 मानदेय मिल रहा है, इसे बढ़ाकर के 12,000 रुपये किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और फिर लेखपाल सह IT सहायक का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव नए सिरे से तैयार किया गया है। इसके लागू होने से करीब 11,000 ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और फिर लेखपाल को लाभ मिलेगा। वहीं पर पंचायती राज विभाग ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान का अध्ययन कराया था। विभिन्न विभागों के संविदा कर्मियों के मानदेय अध्ययन में अधिकारियों ने पाया है कि अन्य विभागों के संविदा कर्मियों की तुलना में कचहरी सचिव का मानदेय बहुत कम है। पंचायती राज विभाग की तैयारी है कि अगले 2 माह के अंदर ही ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक सहित अन्य संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ोतरी की सौगात दी जाए। जहां मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित नए प्रावधान पर फिर से राज्य प्राधिकृत समिति और फिर वित्त विभाग से हरी झंडी मिलते ही राज्य कैबिनेट से मंजूरी ले ली जाएगी। किशनगंज में फर्जी आधार कार्ड रैकेट के खुलासे ने सीमांचल की जमीनी हकीकत को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है। यह सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया पहले से ही बांग्लादेशी और नेपाली घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के संवेदनशील माने जाते हैं। या कुछ लोग बोलते हैं कि सीमांचल में घुसपैठिया है, तो वहीं पर ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं, ये सभी गलत बात है, सीमांचल में कोई घुसपैठिया नहीं रहते हैं। बीजेपी और NDA के लोग इस बात को हवा दे रहे हैं, बिना आधार के, बिना किसी प्रूफ के हवा दे रहे हैं कि सीमांचल में घुसपैठिए रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहीं पर अब सवाल ये उठता है कि आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बनने की पुष्टि ने इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक किशनगंज की अनुमानित आबादी करीब 20 लाख है, लेकिन आधार कार्ड यहाँ पर 21 लाख से ऊपर है, यानी कि करीब 1,05,000 आधार कार्ड ज्यादा है। यही हाल अररिया, कटिहार और पूर्णिया का भी है, जहाँ पर आधार कार्ड की संख्या आबादी से ज्यादा दर्ज है। इसे लेकर के सुरक्षा एजेंसियों और फिर चुनाव आयोग दोनों अलर्ट मोड पर है। यह कहा जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 10,000 फर्जी वोटरों की आशंका है। इसी वजह से मतदाता सूची का स्पेशल रिव्यू कराया जा रहा है। इस बीच किशनगंज पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो बांग्लादेशी और फिर नेपाली घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज बना करके देता था। जब पुलिस ने गिलहाबाड़ी गाँव से अशराफुल नाम के आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा, जब उसके पास से लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, रेटिना स्कैनर,
नेपाली सिम कार्ड और फिर कई फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। आरोपी अशरफुल ही नहीं बल्कि उसके साथ ही जमाल और फिर पंकज अभी फरार है और पुलिस की टीम उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। दोस्तों, बिहार में वीडियो कॉल पर फर्जी डॉक्टर ने ऑपरेशन कराया, तरप करके गर्भवती महिला की जान चली गई। जी हाँ, बिहार के सासाराम में चिकित्सा व्यवस्था की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक फर्जी डॉक्टर ने वीडियो कॉल के जरिए गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिससे महिला की जान चली गई। यह घटना रोहतास जिले के जय श्री गांव की रहने वाली संगीता देवी की है, जिसे परसों पीड़ा के बाद पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वीडियो कॉल पर बात की और फिर ऑपरेशन कर दिया। परिजनों के अनुसार आशा कार्यकर्ता महिला को बहला फुसला करके सासाराम की एक निजी हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर कथित डॉक्टर राजदेव कुमार सिंह ने किसी अन्य व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात की और फिर ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान संगीता की हालात बिगड़ने लगी, लेकिन डॉक्टर ने रेफर करने की अपील ठुकरा दी और वीडियो कॉल पर ही इलाज जारी रखा, जिससे संगीता की जान चली गई। हालांकि नवजात शिशु सुरक्षित है। वहीं पर महिला की जान जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जम करके हंगामा किया। मामला बढ़ता देख करके डॉक्टर और क्लिनिक स्टाफ मौके से फरार हो गए। दोस्तों, बिहार में तकनीकी रूप से दक्ष बेरोजगारी युवाओं को देश की नामचीन कंपनियों में नौकरी दिलाने का अवसर लेकर के आई है। जहां राजधानी के वेटरनरी कॉलेज के समीप दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में श्रम संसाधन विभाग की तरफ से कौशल विकास मिशन के तहत 6 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में देश की 80 नामचीन कंपनियां 10 से 15 जुलाई तक आयोजित मेगा जॉब फेयर 2025 में योग्य युवाओं का चयन करके उन्हें ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा रही है। इस जॉब फेयर में तकनीकी, गैर तकनीकी 10वीं 12वीं पास, IIT, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निकल, टेक्निक, बीटेक, MBA और फिर अन्य स्नातक युवाओं को नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही है। इस रोजगार मेले के माध्यम से 10,000 से भी अधिक युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 10 जुलाई की दोपहर तक करीब 50,000 युवा रजिस्टर करवा चुके हैं। इस जॉब फेयर का उद्घाटन करते हुए श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग ने कौशल विकास मिशन के तहत इस जॉब मेला का आयोजन किया है। इस जॉब मेला में देश की लगभग 80 नामचीन कंपनियां शिरकत कर रही है। उन्होंने बताया है दोस्तों, राजगीर खेल का नगरी बन रहा है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने क्रिकेट स्टेडियम और फिर हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी की समीक्षा की है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में चल रहे महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरीक्षण किया। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यटन और फिर खेल अवसंरचना से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले पटना बख्तियारपुर 4 लेन के पास करोटा से राजगीर को जोड़ने वाले टूरिस्ट वे परियोजना का निरीक्षण किया। ये नई सड़क परियोजना क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला राजगीर पहुंचा, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लिया। ये स्टेडियम बिहार खेल अकादमी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। फिलहाल आउटफील्ड का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं पर जनरल स्टैंड, ईस्ट और फिर वेस्ट रिवर्स पवेलियन का सिविल वर्क लगभग अंतिम चरण में है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। बिहार में खाली पड़े पदों पर जल्दी भर्ती होगी। जब बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। ये फैसला न केवल नियमित पदों पर बल्कि संविदा और फिर आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नियुक्तियों पर भी लागू होगा। यह सरकार के इस निर्णय का लाभ राज्य में चल रही 1.5 लाख से अधिक रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया में भी महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है। उन्होंने लिखा है कि ये निर्णय बिहार की महिलाओं को नौकरी के क्षेत्र में और अधिक अवसर देगा और फिर समाज में उनकी भागीदारी को मजबूत करेगा। वहाँ पर नीतीश कुमार ने बताया है कि मौजूदा में राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में कुल 1,51,589 पद खाली हैं। इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया अलग अलग चरणों में जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि इन नियुक्तियों की सक्रियता कम देखने को मिली। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इग्नोर होना महागठबंधन के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 109 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी।
जब बिहार में आगामी चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर के विपक्ष ने चुनाव आयोग और फिर सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने एनडी में सीट बंटवारे के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी इस बार चुनाव में 109 सीटों पर नहीं लड़ेगी। दिलीप जायसवाल ने बिहार में चक्का जाम के संदर्भ में कहा कि यदि मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा तो हम सभी मिलकर के चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है और फिर इसके परिणाम अगले 10 दिनों में सामने आएंगे। यदि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो फिर उसे सुना जाएगा। दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर के विपक्षी पार्टियों के मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसे देखा जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोर्ट में हम लोग गए हैं, जहाँ अपने पक्ष को रखा है, देखते हैं कोर्ट में क्या फैसला आता है। कोर्ट का जो निर्णय होगा हम लोग देखेंगे। कोर्ट में मजबूती के साथ सभी पक्षों को रखा जा रहा है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के सेल की तरह काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और फिर मनरेगा जॉब कार्ड को सत्यापन के लिए मान्य क्यों नहीं किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं बल्कि केवल पहचान का प्रमाण बताया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि संविधान के अनुसार देश का मतदाता वही हो सकता है जो देश का नागरिक हो। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कोई भी स्पष्टीकरण चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिरकार ऐसी क्या जिद है जो चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर नहीं कर रही है। जहाँ चुनाव आयोग को किस बात का कन्फ्यूज़न है, ये तो लग रहा है कि बीजेपी का जो पार्टी है उसके अनुसार काम कर रही है। गौरतलब है कि बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह उसका संवैधानिक दायित्व है। जहां कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 326 में साफ तौर पर कहा गया है कि मतदाता वही हो सकता है जो देश का नागरिक हो। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नया नवादा और नया बिहार बनाने के लिए परिवर्तन लाना होगा। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को विजय बनाना है। उन्होंने कहा है कि चाचा अचेत अवस्था में बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी सेहत में प्रतिदिन गिरावट आ रही है, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। टायर्ड सीएम रिटायर अफसरों के साथ बिहार चला रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव बुधवार को नवादा पहुंचे थे। नवादा शहर की IIT के मैदान में आयोजित राजद मिलन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव, पूर्णिमा यादव और फिर पूर्व MLC सलमान रागिब ने राजद का दामन थामा। वहीं पर जय नवादा, विजय नवादा, नया नवादा का नया नारा देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल में खटारा वाहन रोड से हटा दिया जाता है। बिहार की सरकार खटारा हो गई है, इसे हटाना होगा। तेजस्वी यादव ने 17 माह में किए गए अपने काम को गिनाया, जबकि इसके साथ ही कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो फिर माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही कहा गया है कि जैसे 17 माह के कार्यकाल में नौकरी दी उसी प्रकार नौकरियाँ दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू यादव ने नवादा में बहुत लोगों को बढ़ाने का काम किया है, उम्मीद से ज़्यादा किया है। फिर भी कोई सोचता है कि पार्टी और फिर उसके विचारधारा से बड़ा है तो फिर ये गलतफहमी है। दोस्तों, बिहार बंद के दौरान पटना में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार के साथ जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर से महागठबंधन की अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है। दोनों नेताओं को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ट्रक पर चढ़ने से रोक दिया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को जगह मिल गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव से दुश्मनी के चलते इन दोनों नेताओं को ट्रक पर एंट्री नहीं मिली। इस घटना को लेकर के सत्ता पक्ष पप्पू यादव पर तंज कस रहा है। वहीं पर पूर्णिया सांसद के समर्थक भी इसे अपने नेता का अपमान बता रहे हैं। अब पप्पू यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर अपने भड़ास निकाल रहे हैं। जब वायरल वीडियो में पप्पू यादव कह रहे हैं कि इनका परिचय क्या है, वे लालू यादव का बेटा है बस। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज लालू यादव का नाम हटा दिया जाए तो उनकी परछाई हटा दी जाए तो फिर कुत्ता पूछेगा इन्हें। पप्पू यादव ने आगे कहा है कि मुखिया चुनाव जीत जाएगा अगर लालू यादव के बेटे का नाम हटा दिया जाए। वहीं पर सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धक्का लगने के बाद पप्पू यादव को होश आ गया है। वहीं पर एक निजी चैनल से बातचीत में पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर भी अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? जब हम विधायक बने थे तब तेजस्वी पैदा भी नहीं हुए थे।
दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार को मंच पर चढ़ने से रोके जाने पर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कन्हैया कुमार को राहुल के मंच पर आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि वे आगे आए, मंच पर आए। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंच पर कन्हैया कुमार को चढ़ने से रोके जाने पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि कन्हैया कुमार और फिर उनके जैसे अन्य युवा नेताओं से राज्य नेतृत्व इतना डरा हुआ है कि वे उन्हें आगे नहीं आने देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कन्हैया कुमार जैसे नेता यदि सामने आएगा तो उनके नेतृत्व को चुनौती देगा। राजद ये कभी नहीं चाहेगा कि कन्हैया कुमार जैसा प्रभावशाली नेता कांग्रेस में सक्रिय रहे। जब बिहार में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, जब कांग्रेस वही करती है जो राजद नेतृत्व उसे करने के लिए कहता है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि ट्रक पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चले जाने से रोकना उनका अंतरिम मामला है, लेकिन जहां तक कन्हैया की बात है तो फिर उन्हें लगता है कि बिहार में वे कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में हैं। भले ही वे कांग्रेस में हो, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेताओं में वे सबसे अधिक प्रतिभावान है। या कांग्रेस यदि इन नेताओं का इस्तेमाल नहीं करती है तो फिर ये दिखाता है कि वे बिहार में राजद की पिछलग्गू पार्टी है। राजद का नेतृत्व कन्हैया कुमार जैसे लोगों से बहुत घबराता है। उन्हें लगता है कि कोई भी नया व्यक्ति आ जाएगा तो फिर उसके नेतृत्व को चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं और फिर नौकरी की तलाश में हैं तो फिर बिहार सरकार आपके लिए राहत लेकर के आई है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत राज्य सरकार 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद देती है, जो कुल 24,000 रुपये बनता है। ये योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए और बेरोजगार हैं। इसके अलावा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, लघु उद्यमी योजना और फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी अन्य पहल भी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये योजना 2016 में शुरू की गई थी और फिर इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी ढूंढने तक आर्थिक सहायता देना है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं और फिर 20 से 25 साल की उम्र के बीच हैं तो फिर इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास कोई नौकरी नहीं हो और आप किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ना ले रहे हो। यह योजना नौकरी की तलाश के दौरान युवाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। इस योजना की खास बात यह है कि इसके साथ बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो रोजगार के अवसर बढ़ाने में मददगार होगी। जब पहले 19 महीने के 1000 रुपये हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में आएंगे, लेकिन आखिरी 5 महीने का भत्ता तभी मिलेगा जब आप कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जमा करेंगे। आवेदन प्रक्रिया आसान है। आप इसके लिए आप www.yuvaupmission.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें। वहीं पर आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में बात किया जाए तो जरूरी दस्तावेजों में 12वीं की मार्कशीट और फिर सर्टिफिकेट, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और फिर आधार से लिंक बैंक पासबुक की कॉपी शामिल है। जहाँ पासबुक में अकाउंट नंबर, नाम, पता और फिर IFSC कोड साफ दिखना चाहिए। 60 दिनों के भीतर DRCC में सत्यापन कराना अनिवार्य है ताकि भत्ता शुरू हो सके। दोस्तों, हिंदी मराठी विवाद में पटक कर मारेंगे वाले बयान को लेकर के विवादों में आए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वे अपने स्टैंड पर कायम हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने एक बार फिर से राज ठाकरे और फिर उद्धव ठाकरे को चैलेंज करते हुए कहा कि राजनीति के लिए गरीबों को क्यों पीटते हैं। मुंबई में मराठी नहीं बोलने वाले मुकेश अंबानी और फिर SBI के चेयरमैन रहते हैं, उन्हें कुछ कहने की हिम्मत है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि माहिम में मराठी बोलने वाले मुसलमानों के पास वे क्यों नहीं जाते हैं। वहीं पर गुरुवार को सिक्किम पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मराठी भाषा का सम्मान है, वैसे ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ का सम्मान है। जिस तरह उनकी रीजनल लैंग्वेज है और वे उन्हें अपनी भाषा से प्यार है, उसी तरह बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यूपी के लोगों की हिंदी भाषा है। यदि भाषा के आधार पर ठाकरे परिवार मारपीट करता है तो फिर हमारे बर्दाश्त से बाहर है। दोस्तों, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा कन्हैया कुमार स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लालू परिवार के दिल में जगह नहीं बन पाई है। दरअसल बात यह है कि बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सत्ता पर काबिज एनडीए को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन आपसी मनमुटाव कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, मार्च के दौरान यह साफ तौर पर देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुली ट्रक पर थे। इसी दौरान कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार भी सवार हुए, लेकिन उन्हें तुरंत गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। यह बर्ताव दिखाता है कि कन्हैया लालू प्रसाद यादव के परिवार
के दिल में जगह नहीं बना पाए हैं, जहां वे भी तब जब कन्हैया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार कर चुके हैं। जब बिहार चुनाव में आरजेडी तेजस्वी को आगे रख करके प्रचार कर रही है। हालांकि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, कांग्रेस की ओर से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कन्हैया कुमार ने हाल ही में इंडिया गठबंधन के सीएम फेस के बारे में अपने विचार बता दिए थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्य चेहरे के रूप में लेकर के कोई भी भ्रम या फिर विवाद नहीं है। गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है, सीएम उम्मीदवार भी उसी का होगा। वहीं पर कन्हैया कुमार ने कहा है कि आरजेडी के पास अधिक विधायक हैं, वे महागठबंधन को नेतृत्व प्रदान करती है, उनके पास विपक्ष के नेता का पद है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग जानबूझ करके सीएम फेस के नाम पर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ करके इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के मामले को उठा करके ध्यान भटकाने की साजिश रच रहे हैं। जब वहीं पर सीएम फेस पर कन्हैया कुमार अपना रुख तो साफ कर चुके हैं, वे तेजस्वी को सीएम का चेहरा स्वीकार कर चुके हैं, इसके बावजूद भी लालू परिवार के दिल में वे जगह नहीं बना पाए हैं। जब बिहार के राजनीतिक हलकों में सभी को पता है कि लालू यादव बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। जब कन्हैया और तेजस्वी हम उम्र के हैं, सियासत की बात करें तो तेजस्वी को ये विरासत में मिली है, वहीं कन्हैया ने अपने जमीन खुद अपने बल पर, अपनी मेहनत, लगन और अपनी समझदारी और अपनी काबिलियत से तैयार की है। वहीं पर बिहार में उनका ग्राफ बढ़ रहा है, जब वे बिहार में कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। विरोधी भी उनके कायल हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं, उनमें अगर किसी में प्रतिभा है तो वह कन्हैया कुमार में है। वह उन चंद नेताओं में हैं जो कुछ कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो फिर ये दिखाता है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। कन्हैया का बढ़ता ग्राफ लालू परिवार को रास नहीं आ रहा होगा। वहीं पर 4 महीने पहले ही युवाओं को साधने के लिए कन्हैया कुमार ने प्लान रोको नौकरी दो पद यात्रा निकाली थी। कांग्रेस का ये मुद्दा तेजस्वी के बेरोजगारी, पलायन और फिर शिक्षा के चुनावी एजेंडे से मेल खाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से वे इसे जोर शोर से उठा रहे हैं। जब कन्हैया ने जब यात्रा निकाली थी तब सवाल उठने लगे थे कि क्या उन्होंने तेजस्वी के एजेंडे को हाईजैक कर लिया है। जब वहीं पर आरजेडी के एक नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के बीच कोई तुलना नहीं है। तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता है जो कन्हैया कुमार की तरह अपने राष्ट्र विरोधी बयानों के लिए कभी विवादों में नहीं रहे हैं। जब हमारे पास तेजस्वी यादव जैसा नेता है जो राज्य और फिर उनके लोगों के लिए आकांक्षाएं रखते हैं, तो फिर हम उन्हें गंभीरता से क्यों लें। यह जानकार कहते हैं कि नेतृत्व की बात करें तो तेजस्वी यादव इसमें भी ज़्यादा अनुभवी है। जब विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में इसे देखा जा सकता है। इसके विपरीत कन्हैया ने कभी भी स्वतंत्र रूप से किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं किया है। कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही भीड़ खींचने में माहिर है। तेजस्वी यादव जहां पर मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं पर जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने न केवल बिहार में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी लोगों का भरोसा हासिल कर चुके हैं। वे पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्ता हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोलते हैं। दोस्तों, ये खबर बिहार की नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की है। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की है। आपको दिखाना जरूरी है, सुनाना जरूरी है कि देश में चल क्या रहा है। दरअसल बात यह है कि ये महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ इस खबर में ये है कि 3 घंटे से बिजली नहीं आ रही थी। जब लोग परेशान हो गए तो ऊर्जा मंत्री से सवाल पूछा गया, तो ऊर्जा मंत्री ने सवाल का जवाब ना दे करके जय श्री राम का नारा लगाने लगे और चलते बने। जी हाँ, वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल रहा है, जिसमें लोग उन्हें बिजली की समस्या से अवगत करा रहे हैं। लेकिन समस्या सुनते ही मंत्री जी ने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी अब चर्चा होने लगी है। दरअसल मंत्री AK शर्मा ने लोगों के सामने अपने दोनों हाथ खड़े किए और फिर जय श्री राम, जय हनुमान का जयकारा करते हुए गाड़ी में बैठ करके मौके से निकल गए। इस दौरान मंत्री के आसपास मौजूद लोग भी जयकारा लगाते नजर आए। दरअसल बीते दिनों ऊर्जा मंत्री सुल्तानपुर जिले से गुजर रहे थे, जब यहाँ पर उनके काफिले को व्यापारियों के ग्रुप ने स्वागत के लिए रोक लिया। गाड़ी से उतरते ही व्यापारी और फिर आम लोग उन्हें फूल माला पहनाने लगे। जब भव्य स्वागत देख करके मंत्री भी गदगद थे। इस बीच कुछ व्यापारियों ने मंत्री के सामने बिजली की समस्या बताने शुरू कर दी। साथ ही साथ अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन भी उन्हें सौंपा गया। मंत्री जी के सामने ऑन कैमरा पब्लिक ने कहा कि सर बिजली नहीं आ रही है, बहुत परेशान है, 24 घंटे में बस 3 घंटे ही बिजली आती है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, आप ही बताइए क्या करें, अब कुछ करिए आप सर। जब व्यापारियों के ग्रुप से उठी इस आवाज़ के बाद मंत्री जी ने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े करके जवाब दिया, ठीक है, देखते हैं। फिर दोनों हाथ उठा करके बोले जय श्री राम, जय हनुमान की जय। ये कह करके मंत्री जी गाड़ी में बैठ करके सीधे निकल गए। वहीं पर पब्लिक जयकारा लगाते ही रही। अब देखना होगा कि उनकी समस्या का समाधान कब होगा।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 4 महीने का वक्त बचा है और उससे पहले दोनों गठबंधन सीट शेयरिंग फाइनल कर लेना चाहते हैं। जब सत्ताधारी भाजपा जेडीयू गठबंधन में इसे लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है, तो वहीं पर आरजेडी और फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के तेजी दिख रही है। जब अलायंस पार्टनर चाहते हैं कि समय रहते सीटें फाइनल कर ली जाए ताकि प्रचार में तेजी रहे और फिर संबंधित दलों के नेता अपनी दावेदारी भी मजबूत कर सके। हालांकि महागठबंधन में कांग्रेस को त्याग के लिए राज्य करने की कोशिश है, जो थोड़ा मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि आरजेडी और फिर महागठबंधन के अन्य दल चाहते हैं कि यादव और फिर मुस्लिम से आगे भी एक मजबूत सामाजिक समीकरण बन जाए। इसके लिए ये जरूरी है कि कुछ नए साथियों को भी गठबंधन में मौका मिले। आरजेडी की चिंता यह है कि उनका वोट बैंक पूरी तरीके से यादव मुस्लिम गठजोड़ पर टिक गया है। ऐसे में इस बार कोशिश है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मौका दिया जाए और झारखंड में सरकार चला रहे झामुमो को भी कुछ सीटें दी जाए। इसके अलावा वामपंथी दल सीपीआई एमएल भी गठबंधन में रहेगी, जिसका कई दलों में प्रभाव है। हालांकि इस कोशिश को सफल बनाने के लिए कांग्रेस को त्याग के लिए कहा जा सकता है। इसका कारण भी है क्योंकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन महज 17 पर जीत हासिल की थी। वहीं पर चुनाव विश्लेषकों का कहना था कि कांग्रेस के बोझ से गठबंधन दब गया और उसे नुकसान हुआ। इस बार चर्चा है कि कांग्रेस को 45 से 50 सीटों पर ही राजी करने की कोशिश होगी। आरजेडी से जुड़े हुए एक सूत्र ने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथी दलों ने एक दूसरे को अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। हमारी कोशिश है कि अलग अलग सामाजिक वर्गों को साथ लिया जाए। दरअसल कांग्रेस को लेकर के चिंता यह है कि अब अपर कास्ट उसके साथ पहले की तरह नहीं है, जबकि जिस ओबीसी, ईबीसी और फिर अल्पसंख्यकों को वे साथ लाने के लिए आक्रामक है, उनकी राजनीति तो आरजेडी ही कर रही है। ऐसे में कांग्रेस से फ़ायदा मिलने को लेकर के चिंता है कि इससे कितनी बढ़त मिलेगी। दोस्तों, अब करेंगे सेहत की बात, यानी कि आपकी सेहत से जुड़ी हुई ये अहम खबर है जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो दरअसल क्या आपने कभी इस बारे में ध्यान दिया है कि आप दिन में कितनी बार पेशाब करते हैं? अगर नहीं तो अभी से इस बारे में ध्यान देना शुरू कर दें। इससे किडनी की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। किडनी की बीमारियों के बारे में पता लगाने का सबसे आसान तरीका है अपने यूरिन एक्टिविटी को समझना। हमारी किडनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, इससे शरीर के टॉक्सिन्स फिल्टर हो रहे हैं या नहीं, ये सभी बातें यूरिया और फिर क्रिएटिनिन की जांच से पता चलता है। दरअसल ये दोनों पदार्थ अगर शरीर में बढ़ जाए तो इससे किडनी की बीमारी हो सकती है। अब सवाल है कि आखिर एक्सपर्ट इस मामले पर क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं कि पीसीआरआई अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर प्रशांत जैन बताते हैं कि क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो किडनी की कार्य क्षमता को सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाते हैं। यूरिया प्रोटीन के टूटने से बनता है और फिर क्रिएटिनिन मांसपेशियों के टूटने से। इन दोनों का संबंध पेशाब और पानी से है। अगर हम कम पानी पीते हैं तो फिर उससे शरीर में क्रिएटिनिन और फिर यूरिया बनता है। ऐसे में इंसान के पेशाब करने की आदत में थोड़ा परिवर्तन देखा जाता है। यूरिया आमतौर पर कम पानी पीने की वजह से होता है। एक दिन में एक इंसान को कम से कम 3 लीटर पानी पीना होता है। कोई 1 लीटर पानी पीता है तो उसका यूरिया बढ़ता है और पेशाब में यूरिया रिलीज होता है। जब क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण मांसपेशियां होती है। अत्यधिक पतले लोगों का शरीर इस समस्या से गुजरता है, क्योंकि पतले लोगों की मांसपेशियां टूटती हैं। इस कारण ही वे पतले भी होते हैं और फिर क्रिएटिनिन भी बनाती है। क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह डायबिटीज़ और फिर कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी भी हो सकता है। कई बार किडनी डिजीज़ का कारण भी लाइफस्टाइल के ये फैक्टर्स शामिल होते हैं। अब सवाल है कि पेशाब की सही फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर के मुताबिक एक हेल्दी इंसान प्रतिदिन 800 ml से 200 ml तक पेशाब करता है। इसमें एक दिन के अंदर इंसान को कम से कम 5 से 8 बार पेशाब जाना चाहिए। अगर कोई इससे कम पेशाब करता है तो फिर उसे जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा गाढ़े रंग का पेशाब आना या फिर बहुत ज़्यादा पेशाब आना भी सही संकेत नहीं है। इसके लिए आपको जांच करवानी होगी। अगर आपका यूरिया रिपोर्ट में 7 से 20 mg/dl के बीच है तो फिर इसका मतलब है कि दोनों किडनियां सही काम कर रही है। लेकिन अगर ये इस मापदंडों से बड़ा हुआ होता है तो मतलब किडनी में कुछ गड़बड़ी है। इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी व्यक्ति की उम्र, डाइट, दवाओं और फिर हेल्थ कंडीशन के अनुसार थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड यूरिया और फिर क्रिएटिनिन का स्तर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर ये आपकी यूरिया हैबिट्स पर बड़ा असर डालती है। ये किडनी की खराबी का संकेत भी हो सकता है।
दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी ओर एनडीए की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार में महागठबंधन इस बार पूरी तरह से अपनी वापसी के लिए अभियान में जुट गया है। इस बीच विपक्षी दलों ने 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया है। हालांकि बिहार बंद का असर कुछ जिलों में देखने को मिला है, वहीं पर विपक्षी एकता का मंच सियासी एकता का अखाड़ा बन गया है। दरअसल बिहार बंद के दौरान तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस बीच विपक्षी एकता मंच पर आज कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार बंद का सारा फोकस अपनी ओर खींच लिया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ यानी कि SIR के खिलाफ विपक्ष ने एक साथ मंच पर आकर के विरोध किया। इस विरोध के जरिए महागठबंधन अपनी एकता दिखाना चाहता था। हालांकि अब जो तस्वीरें सामने आई है वह कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। जब विरोध के दौरान कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने से मना कर दिया गया। जो तस्वीरें और फिर वीडियो सामने आया है उसमें दोनों कांग्रेस नेताओं को मंच पर जाने से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव को तो धक्का भी दिया गया है। वहीं पर दरअसल पप्पू यादव 2015 में राजद का साथ छोड़ दिया। इसके बाद 2024 में उन्होंने पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। उन्होंने राजद नेता बीमा भारती को हराया। ऐसे में जब आज पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया तो फिर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का ये रवैया गठबंधन को कमज़ोर करेगा। मैं जनता के लिए लड़ूंगा, मंच की ज़रूरत नहीं। तेजस्वी यादव के साथ अन्याय कैसे बर्दाश्त करते हैं कांग्रेस और फिर हमारे नेताओं से इतनी नफरत क्यों। वहीं अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो फिर वे हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए जब उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था। वहीं पर कन्हैया कुमार की इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। दोस्तों, किशनगंज में एक अमीन से 1 लाख रुपए की रिश्वत घूस लेते हुए निगरानी विभाग ने रंगे हाथ पकड़ा है। और ये रंगे हाथ कहीं और नहीं बल्कि किशनगंज बस स्टैंड के पास एक अमीन को 1 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया है। किशनगंज में घूसखोरी पर निगरानी विभाग की एक बड़ी कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि सिस्टम के कुछ हिस्से आज भी चरावे के बिना नहीं चलती। सदर प्रखंड के दौला पंचायत में तैनात अमीन निरंजन कुमार को बुधवार को रंगे हाथ 1 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ लिया गया। दरअसल मोहम्मद नजमेर आलम की जमीन को बांध निर्माण के लिए अधिकृत किया गया था और फिर इसके मुआवजे को पास कराने के नाम पर अमीन बार बार पैसे की डिमांड कर रहा था। नजमेर आलम के मुताबिक अमीन का सीधा कहना था कि जब तक चरावा नहीं दोगे मुआवजा नहीं मिलेगा। इससे तंग आकर के पीड़ित ने ग्रामीणों के साथ निगरानी विभाग में शिकायत कर दी। इसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया। तय प्लान के मुताबिक जैसे ही अमीन निरंजन कुमार को ने बस स्टैंड के पास नजमेर आलम से 1 लाख रुपए लिए, टीम ने उसे मौके पर ही धर दबोचा। निगरानी विभाग के DSP संजय कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस गिरफ्तारी के बाद राजस्व विभाग समेत अन्य दफ्तरों में भी हरकत मच गया है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। किशनगंज में पिछले कुछ सालों में निगरानी विभाग ने कई कर्मचारियों को इसी तरह घूस लेते हुए पकड़ा है। अब देखना है कि इस बार सिर्फ अमीन के पकड़े जाने से बात खत्म होती है या फिर ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है जो इस चैन के असली सिरमौर होते हैं। जनता को भी अब यह भरोसा चाहिए कि शिकायत करने पर प्रशासन कदम बढ़ाएगा ताकि चरावा नहीं है तो फिर काम नहीं का धंधा बंद हो सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं इसका नाम है सबी खान, जो एप्पल ने इसको हाल ही में COO बनाया है। जहाँ सबी खान अब उसी कुर्सी पर बैठेंगे जहां से एप्पल की सप्लाई चेन से लेकर के प्रोडक्शन और फिर ग्लोबल ऑपरेशंस जैसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि सबी खान का ताल्लुक भारत से है, यानी कि वे उसी देश से हैं जहां आजकल कुछ लोग विकास के नाम पर सिर्फ नारा लगाना जानते हैं, असली टैलेंट और मेहनत को समझना नहीं। ये वही देश है जहां अगर कोई मुसलमान नाम सुन ले तो फिर कुछ लोग उसे देशद्रोही, पाकिस्तानी या फिर कबाब वाला कहने लगते हैं। लेकिन जब वही मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का ऑपरेशनल हेड बनता है तो फिर इन अंधभक्तों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये ताज्जुब की बात है कि जिस भारत में धर्म के नाम पर हजारों को लड़ाया जाता है उसी भारत के लोग अपनी काबिलियत से अमेरिका में एप्पल जैसे ब्रांड की रीढ़ बन रहे हैं। शायद ये खबर उन लोगों के लिए सबब है जो सोचते हैं कि झूठे नारों और फिर धर्म की राजनीति से भारत का नाम रोशन होगा। सच्चाई यह है कि देश का नाम तभी ऊंचा होता है जब सबी खान जैसे लोग मेहनत, पढ़ाई और काबिलियत से आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार किसी के नाम पूछने से नहीं उसकी काबिलियत से भी देख लीजिए, क्योंकि विकास सिर्फ पोस्टर पर नहीं मेहनत से होता है।